नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनको परफॉर्मर कहा जाता है। उनको डिलीवरी देने वाले व्यक्ति, नेता की तरह देखा जाता है और खासतौर पे चाहे सत्ता हो चाहे संगठन, दोनों का ही विश्वास उनको हासिल है उनके काम और उनकी डिलीवरी की वजह से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2013 का राजस्थान का चुनाव हो, 14 का झारखंड का चुनाव हो, इसके अलावा 17 का उत्तर प्रदेश गुजरात का चुनाव हो, 23 का मध्य प्रदेश हो और 24 का उड़ीसा, हर एक जगह जो पासा पलटा है आपने। अच्छा सर, आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा में चुनाव जितवाने के बाद एक कहावत हो गई है, मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया और मोहन नाम के मुख्यमंत्री बने, उड़ीसा में चुनाव जितवाया और मोहन नाम के मुख्यमंत्री बने। तो अब जैसे ही आपको महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई, महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, सभी मोहन नाम के नेता महाराष्ट्र में ढूंढने लग गए हैं, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि आप हैं तो सरकार तो बनेगी, लेकिन मोहन कौन होगा। सर, महाराष्ट्र की चुनौती को कैसे देखते हैं? नहीं, महाराष्ट्र चुनाव में हमारी पार्टी एक गठबंधन के साथ जा रही है। ये सच है कि पिछली बार जो बहुमत मिला था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन शिवसेना का जो प्री पोल अलायंस था उसको बहुमत मिला था। लेकिन कुछ घटनाक्रम में हमारे उस अलायंस में चोरी की गई। हम पूरी तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र जी के पहले शासनकाल में जो महाराष्ट्र में उपलब्धियां हमने हासिल करी थी और हमारे को एक धोखा देकर के जो सरकार बनी थी, उसने जिस तरीके से महाराष्ट्र को वापस से विकास को रोकने का काम किया, मुझे लगता है इस बार महाराष्ट्र की जनता सोच समझ के मजबूत, स्थायी, प्रगतिशील और निर्णय देने वाली सरकार के हक में वोट करेगी और वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए वोट करेगी। सर, क्योंकि महाराष्ट्र का ही जिक्र हुआ है तो कुछ सवाल महाराष्ट्र पे ले लेते हैं। सर, महाराष्ट्र चुनौतीपूर्ण तो है क्योंकि जिस तरह के अभी के नतीजे आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रणनीति और फोर्स और ग्राउंड पे काम के लिए तैयार है। आप वहां पे सेनापति के रूप में जा रहे हैं। सर, सवाल यह है कि ये आप ही के पार्टी के अंदर महाराष्ट्र में ये चर्चा उठी है कि एनसीपी का साथ बहुत लकी नहीं रहा, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं एनसीपी के आने से भाजपा को नुकसान हुआ है। तो क्या एनसीपी के मामले में कोई रणनीति में बदलाव? देखो, रणनीति, सेनापति, ये सब भारी भरकम शब्द होते हैं जी। ये पंचलाइन होती है जी, वास्तविकता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की एक समर्पित कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम है। जिला स्तर और नीचे तक संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं जी। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है और हमारे महाराष्ट्र के नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है जिसके कारण उनको समर्थन मिलने वाला है। लकी अनलकी कुछ नहीं होता, राजनीति सेवा और साख पे चलती है। हमारी सेवा करने की क्षमता भी है, लोगों ने देखी भी है और हमारी साख भी सबसे अच्छी है। इस कारण से महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी। सर, इस बार के लोकसभा चुनाव में जातिगत समीकरण देखने को मिले, जाति पर चुनाव भी हुआ और जाति पर वोटिंग भी हुई। महाराष्ट्र का एक मुद्दा है मराठा आरक्षण, जिसकी आवाज तेज हुई है। वहीं ओबीसी जो वहां के हैं उनको लगता है कहीं उनके उसमें सेंधमारी ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको वहां पर हैंडल करना होगा। इसके पीछे कोई रणनीति तैयार हुई है? कोई जाति आजकल में पैदा हुई है ऐसी चीज थोड़ी होती है जी। इस देश में सदा से रहा है और जाति एक हकीकत भी है। कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। चुनाव कोई एक कारण से हारा और जीता नहीं जाता है जी। बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें एक कारण जाति भी होता है, उसका एक पक्ष भी है कि सामाजिक रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। तो जब भी आप चुनाव की कोई तैयारी करते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो सब चीजों को साथ लेकर के जाते हैं। कोई एक चीज से, इस चीज से ये पूरा हो गया, इस चीज से पूरा नहीं हुआ, ऐसा होता नहीं है।
तो एक पक्ष होता है, उस पर विचार किया जाएगा। सर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जिसको आना है वो आ सकते हैं, विचारधारा की बात भी होती है। सवाल ये है कि आप अब महाराष्ट्र के दौरे शुरू करेंगे, तो अगर आपके पुराने साथी उद्धव जी वापस आना चाहें तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले हैं? वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे जी, या अलायंस करना चाहे, शिवसेना वापस से आपके साथ अलायंस में आना चाहे, उद्धव जी वाली? प्रजम्पशन के बेस पे इंटरव्यू क्या दे सकते हैं? हमारा गठबंधन स्पष्ट है, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, हम तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी तैयारी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। सर, नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं, क्योंकि अब हम सरकार और संसद में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी जब अपने संसद दल की बैठक ली और उससे पहले भी लगातार ये कहा कि आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, राजनीति में हार जीत चलती है, लेकिन हमारा लक्ष्य फाइनल होना चाहिए। तो मोदी 3.0 में इस तीसरी सरकार में ये समझना चाहेंगे कि सारे मंत्री ज्यादातर चेहरा स्वरूप सेम है, यहां तक कि स्पीकर भी सेम है, तो ऐसे में लक्ष्य वही का वही है जो पहले था, जो 2047 तक का लक्ष्य था या बड़े फैसलों का लक्ष्य था, उसी मजबूती के साथ कैसे देखते हैं? अभी 2047 नहीं आया तो 2047 के लिए लेके तो हम चुनाव लड़े ही थे जी। चुनाव ही विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर लड़ा था, तो लक्ष्य तो निश्चित रूप से भारत को आगे बढ़ाना है। मोदी 2.0 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये कह करके हम चुनाव में आए थे। देश में करोड़ों की संख्या में गरीबों को गरीबी रेखा से निकाला गया, लोगों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर गरीबी रेखा को समाप्त करेंगे और ग्रामीण और शहरी भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत, उस उत्तरी और दक्षिणी भारत, तो पूरे भारत में एक ऐसा विकास करेंगे जो अपनी विरासत पे गर्व करता हुआ दुनिया का नेतृत्व कर सके, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आपसे एक रणनीति समझना चाहते हैं यहाँ पे कि सब कुछ लगभग वैसा का वैसा, ये 80%, कैबिनेट के चेहरे, मंत्रियों के चेहरे, ये क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नएपन में या नए लोगों को मौका देने पे विश्वास रखती है। निरंतरता और स्थायित्व होना ही चाहिए, लेकिन नए लोगों को भी बहुत मौका दिया। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि नए लोग नहीं है। इस मंत्रिमंडल में सबसे यंगेस्ट उम्र के भी लोग हैं, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं और सभी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, और मंत्रिमंडल का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है, और मंत्रिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया विकसित भारत का, उसको लेकर पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3.0 वाले कार्यकाल में भूपेंद्र यादव जी के मंत्रालय, अगर आपके मंत्रालय का जिक्र करें, जो आज बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है पूरे दुनिया भर के विश्व, क्योंकि हम G20 पे भी जिक्र करेंगे, तो आपका योगदान क्या रहने वाला है? और इस 100 दिन के जो विजन पे आपका योगदान क्या होगा आपके मंत्रालय का? देखिए, दुनिया भर में इस समय सबसे बड़ा विषय जलवायु परिवर्तन का है, और जलवायु परिवर्तन में जब ग्लासगो की कॉप हुई थी तो प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, जिसको हम सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसका एक मंत्र दिया था। बाद में पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री गुटरेस के एकता नगर जो केवड़िया है वहां पर आए और इस मिशन को पूरी तरीके से प्रॉपरली लॉन्च किया गया। उसके बाद इस बार जब 4 जून को परिणाम आए तो 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम, ये एक बड़ा क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम दिया है। तो मुझे लगता है इन 100 दिनों में मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम जैसे बड़े विषय हैं, लेकिन भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक दृष्टि से बहुत सारे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का भी नेतृत्व कर रहा है, तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम हम इन 100 दिनों में भी करेंगे और उसको निरंतरता के साथ आगे बढ़ाएंगे। सर, जब G20 की बैठक हुई, जिसका काफी इन्फ्लुएंस रहा पूरी दुनिया में और भारत में जिस तरीके से हुई, उसमें सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज, और वो भी भारत ने बहुत प्रमुखता से उस बात को रखा। अब ब्राजील में होगी अगली बैठक, तो उस लिहाज से क्लाइमेट चेंज का जिक्र हुआ, एनवायरमेंट की बात हुई, तो भारत अब अगला उसको आगे किस स्टेप पर ले जाएगा? क्योंकि उसमें आपका भी रोल होगा। G20 पूरी दुनिया देखो, को क्या G20 में हम लोगों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की करा था,
दुनिया के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए गांधीनगर रोड मैप हमने तैयार किया था और उसके बाद एक ग्लोबल फ्यूल अलायंस जिसको हम कहते हैं वो बनाया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे बड़ी बात है बिग कैट अलायंस। ये ऐसे भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर लेने जाने वाले क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और दुनिया में बहुपक्षीय स्तरों पर जो वार्ताएं चलती हैं उसमें अपने निर्धारित लक्ष्यों को भारत प्राप्त भी करना चाहता है और क्लीन और ग्रीन अर्थ के लिए हम लोग काम करेंगे। वो प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं।